आज हम बात करेंगे आसाम कम्युनल राइट्स के बारे में। यानी जो आसाम है अपने जो देश का एक राज्य, उसके अंदर जातीय हिंसा हुई थी। और ये जातीय हिंसा कोई आसाम के लोगों के बीच नहीं थी, बल्कि आसामी और बंगाली लोगों के बीच थी, यानी अदर डिस्ट्रिक्ट के लोगों के बीच थी। तो ये हिंसा क्यों हुई थी, कैसे शुरू हुई थी और कब हुई थी, तो पूरा विस्तार से बात करेंगे। बस बने रहिएगा वीडियो में एंड तक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये हिंसा शुरू होती है 1978 से। तो होता क्या है कि आसाम के अंदर एक लोकसभा क्षेत्र होता है जिसका नाम होता है मंगलदोई। तो उस मंगलदोई लोकसभा क्षेत्र के अंदर एक सदस्य होता है हीरालाल पटवारी। तो होता यह है कि 1978 के अंदर हीरालाल पटवारी जी की मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु होने के बाद जो वहां पर जो मंगलदोई जो लोकसभा क्षेत्र था, वहां पर उपचुनाव उसकी घोषणा की जाती है कि उपचुनाव करेंगे, फिर से एक सदस्य का चयन करेंगे और फिर से उनकी जगह उसको देंगे। तो वहां पर उपचुनाव की घोषणा हो जाती है। तो जैसे उपचुनाव की घोषणा होती है, वैसे ही जो गवर्नमेंट होती है ना, वो अपना जो कमेटी होती है उससे ये कहती है कि आप जरा जो मंगलदोई है ना, उसके अंदर कितने मतदाता है, कितने वोटर्स है, उनको काउंट करो। तो वो वोटर्स को काउंट करती है। तो उनको एक शॉकिंग बात पता चलती है कि पिछले इलेक्शंस के टाइम पर जितने वोटर्स थे, तो आज हमने जो काउंट किए हैं वो बढ़ चुके हैं। तो क्या कुछ सालों के अंदर इतने वोटर्स बढ़ सकते हैं? क्या इतने लोग एल्डर हो सकते हैं? क्या इतने लोग 18+ हो सकते हैं? तो उनको थोड़ा शक हुआ। तो उन्होंने छानबीन की ना, तो उनको पता चला कि अपने इस आसाम के अंदर बाहर से प्रवासी लोग आए हैं, बाहर के किन्हीं राज्यों से हमारे आसाम के अंदर लोग आए हैं। तो उन्होंने जैसे ही छानबीन की ना, तो उनको पता चला कि हमारे आसाम के अंदर है ना बंगाली लोग आए हैं, बंगाल के लोग आए हैं। तो उन्होंने ये बात जान ली। लेकिन जैसे ये बात जो वहाँ का आसू संघ है, आसू यानी ऑल आसाम स्टूडेंट यूनियन, जैसे ये बात उनको पता चली ना, तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप अपना जो उपचुनाव है उसको साइड में रखो, उसको एक बार होल्ड करो। और ये जो बंगाली लोग हैं, ये जो प्रवासी लोग हैं, इनको आसाम से निकालो। यदि आप इनको आसाम से निकाल दोगे तो आप चुनाव कर पाओगे, वरना आपका चुनाव नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा, कदापि नहीं होगा। आसाम के अंदर बिल्कुल नहीं होगा, चुनाव बंद। पहले बंगाली लोगों को निकालो। अब सरकार के सामने मुश्किल, बिकॉज वो बंगाली लोग सेटल हो चुके थे, उनके पास अपना वोटर आईडी कार्ड था, वो वोट भी देने के लायक थे, तो वो कैसे निकाल सकते थे? तो सरकार ने उन असमी लोगों से कहा कि दिस इज नॉट पॉसिबल, हम उन बंगाली लोगों को नहीं निकाल सकते हैं, बिकॉज वो सेटल हो गए हैं, उन्होंने अपना घर बनाया है, उनके पास वोटर आईडी कार्ड है, तो उनको यहाँ से नहीं निकाल सकते हैं। तो असमी लोगों ने कहा कि ना, नको, अभी चुनाव नहीं होगी। तो 1978 से टलता गया। फिर साल आया 1983, 1983। सरकार ने जैसे तैसे उनको मनाया कि भाई साहब चुनाव तो होने दो, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, कृपया चुनाव होने दो। ठीक है, उन्होंने कहा कि ठीक है, हो जाने दो। तो तारीख डिसाइड की गई 14 February 1983, जब चुनाव होना था। लेकिन वहां का जो पुलिस प्रशासन था ना, उसको शक था कि यदि चुनाव एक साथ कराएंगे ना, तो कुछ ना कुछ लफड़ा हो सकता है। तो पुलिस प्रशासन ने अलग अलग पार्ट्स में, अलग अलग चरणों में चुनावों को संपन्न कराने की बात रखी। अलग अलग चरणों में चुनाव होंगे। तो पुलिस ने कुछ क्षेत्रों को अलग अलग किया। पुलिस ने अलग अलग किया कि 63 ऐसे चुनावी क्षेत्र है जहां पर चुनाव आराम से हो सकता है, लेकिन 23 यानी 23 ऐसे चुनावी क्षेत्र है जहां पर चुनाव होने में दिक्कत है, बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल है, बिकॉज वहां पर बंगाली लोग ज़्यादा हैं, बंगाली लोग बहुत ज़्यादा है, और जो असमिया लोग हैं वो विरोध करेंगे तो चुनाव नहीं होने देंगे। तो जो 23 पैलेसेस थे चुनावी, जहां पर चुनाव होना था, तो वहां पर 400 CRPF, जिन्हें हम केंद्रीय सुरक्षा बल कहते हैं, उनको तैनात किया गया। उनके जो टुकड़ियां थी उनको तैनात किया गया, और 11 अपने जो आर्मी के ब्रिगेड्स हैं उनको तैनात किया गया। अब सुरक्षा एकदम परफेक्ट
अब वो निश्चित हो गए कि बस अपनी सुरक्षा परफेक्ट है, अब हमको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, हम चुनाव आराम से कर लेंगे। लेकिन उनको क्या पता था कि ये जो शांति है, ये जो आपका ओवर कॉन्फिडेंस है, ये आपको मराएगा। तो होता ये है कि जो पहला चरण था 14 Feb 1983 को, उससे जस्ट 7 डेज बिफोर, 7 दिन पहले 7 Feb 1983 को दंगा होता है। पहली बार जो बंगाली लोग हैं उनके खिलाफ असमिया लोग दंगा करते हैं। वो कहाँ पे करते हैं? वो करते हैं खोईराबारी नाम के एक क्षेत्र में। ये मंगलदोई का एक गांव है खोईराबारी, वहां पर दंगा किया जाता है 7 Feb को, वो भी नाइट टाइम में। उन बंगाली लोगों को मारना शुरू किया जाता है, काटना शुरू किया जाता है। तो जो बंगाली लोग होते हैं ना, वो स्कूल्स में जाकर रहने लग जाते हैं। वो सोचते हैं कि स्कूल्स में हम सेफ हैं। लेकिन वो जो असमिया लोग हैं वो वहाँ पर भी पहुँच जाते हैं, वहाँ पर भी उनको काटना शुरू कर देते हैं। अब बंगाली लोग सोचते हैं कि नहीं, यहाँ पर रहना इम्पॉसिबल है। अब आप सोच रहे होंगे कि उन्होंने पुलिस वालों को क्यों नहीं बुलाया? बिकॉज 7 Feb को, जिस दिन ये हमला हुआ था, उस दिन संचार के सारे साधन डिस्कनेक्ट कर दिए गए थे। संचार का कोई भी साधन नहीं था। तो वो कैसे कॉल करते, कैसे फोन करते, कैसे संदेश पहुंचाते सुरक्षा बलों के पास, सरकार के पास? तो उन्होंने फिर आखिरी में जो रेलवे स्टेशन होते हैं ना, वहां पर जाकर रहना शुरू किया, वहां पर अपना गुजारा बसारा करना शुरू किया 14 Feb तक, यानी 7 दिनों तक, वो भी डर के माहौल के अंदर। अब ये सारा नरसंहार हो गया ना, सरकार सो रही थी यार। अपना एक लोकसभा क्षेत्र है, वहां पर ध्यान तो होगा ही सरकार को कि ये कांड हो रहा है। सरकार सो रही थी आराम से, बस सपने ले रही थी अपनी जीत के, पहले चुनाव के पहले चरण के। अब सरकार नहीं आई। अब ये जो वो दंगा था वो खोईराबारी का, वो 7 दिनों तक, जब तक वो चुनाव का पहला चरण नहीं हुआ, तब तक किसी भी न्यूज़पेपर में उसकी घटना का वर्णन नहीं आया, किसी भी न्यूज़पेपर में नहीं आया। सरकार ने रोक दिया था कि नहीं, आना नहीं चाहिए, वरना अपने चुनाव पर इसका इफेक्ट पड़ेगा, नहीं आना चाहिए। लेकिन एक पत्रकार है, एक लेखक साहब है जिनका नाम है शेखर गुप्ता, वो फिर इसको पब्लिश करते हैं। फिर वो पुलिस वालों से पूछताछ करते हैं कि भाई साहब आप क्यों नहीं गए, वहां पर इतना बड़ा दंगा हुआ था, वहां पर 500 लोग मारे गए थे, 500 बंगाली लोग वहां पर मारे गए थे, अकॉर्डिंग टू राइटर शेखर गुप्ता, जर्नलिस्ट शेखर गुप्ता, राइटर एंड जर्नलिस्ट दोनों थे वो। तो उन्होंने कहा कि हम किसी, जो पुलिस वाले थे ना, उन्होंने कहा कि हम किसी दूसरी जगह पर बिजी थे, वहाँ पर भी ऐसा काम हो रहा था। तो 100% रिजल्ट ये निकला था कि पुलिस वालों ने घुमा फिरा कर अपना जो पाटिया था ना वो साफ कर लिया था, अपने आप को क्लीन चिट दे दी थी कि हम वहाँ पर बिजी थे इसलिए हम वहाँ पर नहीं पहुँच पाए। ठीक है, ओके, कोई बात नहीं, हम मानते हैं वहाँ पर कोई संचार का साधन नहीं था, किसी ने आपको संपर्क नहीं किया, आप नहीं पहुँच पाए। ठीक है, अब हो गई बात। अब शेखर गुप्ता के अनुसार 500 लोग मारे गए, 500 बंगाली लोग, और जो ऑफिशियल रिपोर्ट्स है, जो गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स है, उनके अनुसार 100-200 लोग मारे गए। ठीक है, दंगा हो गया। अब जो चुनाव हुआ था, जो फर्स्ट पार्ट था चुनाव का, उसके जस्ट 4 डेज आफ्टर, 4 दिन बाद, यानी 18 Feb 1983 को एक बहुत बड़ा दंगा होता है, बहुत बड़ा दंगा होता है। वो भी एक नेली नाम के क्षेत्र के अंदर, यानी असम के अंदर एक क्षेत्र पड़ता है नेली, उस क्षेत्र के अंदर, और नेली के साथ साथ 13 और क्षेत्र थे, उनके अंदर ये नरसंहार हुआ था। वो भी असमिया लोगों के द्वारा किया जाता है बंगाली लोगों के ऊपर। और उस दंगे के अंदर ऑफिशियली सरकार के अनुसार 1500 से लेकर 3000 तक लोग मारे जाते हैं। सबसे खतरनाक, सबसे भयंकर 18 Feb 1983 का असम जो मैसेक्री था ना, वो था। अब ये दोनों मैसेक्री हो गए। अब सरकार को घंटा भी फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन जो मुख्यमंत्री साहब थे ना, दौरा करने आते हैं, क्योंकि पहले तो सरकार सो रही थी जब ये नरसंहार हुआ था, फिर सरकार को थोड़ी पब्लिसिटी भी तो चाहिए, फिर वो दौरा करने आते हैं, फिर वो उनको आश्वासन देते हैं कि हम छानबीन करेंगे, पक्का करेंगे, हम आपको न्याय दिलाएंगे। फिर छानबीन शुरू होती है, तो 600 पन्नों की एक रिपोर्ट भेजी जाती है छानबीन करने वाली एजेंसी के द्वारा सरकार को, लेकिन सरकार वो रिपोर्ट पब्लिश नहीं करती है। सरकार कहती है कि नहीं, अपनी बेइज्जती होगी, हम इस रिपोर्ट को पब्लिश नहीं करेंगे, वो पब्लिश नहीं करती है। अब अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल, इस आर्टिकल के अनुसार जिसमें से मैंने लिए हैं, लगभग 650 मुकदमे थे
उस नरसंहार में 650 FIRs मुकदमे थे। उसमें से लगभग 300 प्लस मुकदमे सरकार ने ये कहा कि इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, उनको खारिज कर दिया। और 300 प्लस कुछ मुकदमे उनको रजिस्टर ही नहीं किया गया, बिना रजिस्टर किए हुए छोड़ दिया गया। यानी कुल मिलाकर बात यह है कि सरकार ने सभी जो गुनहगार थे ना, उनको कहा कि मौज करो, वी आर विथ यू, हम आपके साथ हैं, ये लोग जाए बाढ़ में, हम तो आपके साथ हैं। तो ये जो असमिया लोग थे, उन्होंने एक कारण बताया था बंगाली लोगों को मारने का। उन्होंने ये कारण बताया था कि जो बंगाली मुसलमान लोग थे ना, वो हमारी बहन बेटियों को किडनैप कर रहे थे, वो हमारी भूमि पर अवैध तौर से कब्जा कर रहे थे, वो हमको पनिश यानी वो हमको टॉर्चर कर रहे थे। तो इसीलिए हमको मजबूरी में ये सब करना पड़े। अब चाहे मजबूरी हो चाहे कुछ और हो, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए था। लेकिन जो पास्ट है वो पास्ट ही रहेगा, पास्ट में ये घटना घट चुकी है। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो असम राइट्स यानी जो असम का जो दंगा था, जो दंगे थे वो क्या थे, कैसे हुए थे, क्यों हुए थे, किसकी वजह से हुए थे। तो चलिए, आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर किसी नए पास्ट मूवमेंट के साथ, मैसेकरी के साथ। यहीं पर रहिएगा हमारे साथ बने हुए, बहुत जल्द मिलेंगे आपसे। तो चलिए, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय हिंद, खुदा हाफिज, भारत माता की जय, एंड टेक केयर योरसेल्फ। बाय बाय।